हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पी ब्लॉक की बेटा लास्ट फैमिली शुरू करने वाले हैं जो कि है नोबल गैसेस और ग्रुप 18। कौन सा है? ग्रुप 18 नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं बेटा इनको? ठीक है, क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन लेना है ना ही इनको इलेक्ट्रॉन किसी को देना है। इनको इनर्ट गैसेस और रेयर गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट होता है जो रिएक्ट नहीं करती हैं बेटा। बच्चे रिएक्टिविटी तभी होती है अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, शेयर हो रहा हो, ठीक है, तभी रिएक्टिविटी होती है। लेकिन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड है। देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 NP6, क्योंकि हीलियम के केस में देख लो बेटा, हीलियम क्या कितना है एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2, S पूरा फील्ड है तो इसको ना ही इलेक्ट्रॉन देना है ना ही इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, नियॉन को देख लो बेटा, नियॉन तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 तो 1s2, 2s2, 2p6, पी ब्लॉक, ठीक है ना, पी सबशेल पूरा फील्ड है इसका भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी कैसे आएगी? अच्छा, मेंबर्स कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ठीक है, कौन कौन से हैं? हेम ने अरेंज करके 0 रन बनाए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, इसमें बेटा जो हीलियम, नियॉन और आर्गन है ना, वो कोई कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, लेकिन क्रिप्टॉन और जीनॉन के कंपाउंड जो हैं वो फाउंड हुए हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रेडॉन है बच्चे वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे देखो, हीलियम की 1s2 आएगी, नियॉन की 1s2, 2s2, 2p6, वैसे ही आर्गन की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो चीज़ें अब आपको आई गई होंगी, हम बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। हीलियम बेटा सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है। ठीक है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। और आर्गन जो है मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, सबसे पहले कौन है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4th नंबर पे आर्गन है ना। तो आर्गन नोबल गैसेज में, नोबल गैस तो सिर्फ आर्गन ही है, तो मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है ये। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें बेटा इनके, तो सभी एलिमेंट जो ग्रुप 18 के हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब सिंगल एटॉमिक फॉर्म में वो क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं बच्चे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि उनका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म, मैंने +1 में आपने करा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए बॉन्ड कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए बेटा। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0 है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ, जैसे हीलियम 2 अगर एग्जिस्ट करता होता तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम 2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होने थे? 4 इलेक्ट्रॉन होने थे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होने थे। ओके, सो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2 यहाँ फिल कर दिए, 2 यहाँ फिल कर दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बॉन्डिंग कितने हैं? 2, और एंटी बॉन्डिंग कौन होते हैं? जिनके ऊपर स्टार लगा होता है। 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया? वो 0 आया। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इट मीन्स ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में होते हैं बेटा। ठीक है, अब इनके एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो जब ये टॉप टू बॉटम जाएंगे बेटा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक सीधा ही शेल क्या हो जा रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बेटा, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है ना, जैसे क्या है, कार्बन से ही सोच लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे आएगा नियॉन। तो जब हम इस साइड को जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है बेटा? डिक्रीज़ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में एंटर करे जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2p2 है, यहाँ पे 2p3 है, यहाँ पे 2p4 है, यहाँ पे 2p5 है, यहाँ पे 2p6 है। तो सिंगल ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, तो जिससे कि क्या बढ़ रहा है?
न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि नोबल गैसेस का साइज जो है हेलोजेंस के से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। देखो एटॉमिक साइज इज लार्जर देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, हेलोजन से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हेलोजेंस तक तो हम बेटा कौन सा रेडियाई कंसीडर कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियाई कंसीडर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो कोवेलेंट। लेकिन जो ये ग्रुप 18 है बेटा, इनमें वॉन डेर वाल रेडियाई लिया जाता है, वॉन डेर वाल्स रेडियाई लिया जाता है नोबल गैसेस के केस में। और वॉन डेर वाल रेडियाई जो है, वॉन डेर वाल फोर्सेस बहुत क्या है, बहुत कम है, बहुत वीक फोर्सेस है ना, तो इनका रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है। कोवेलेंट रेडियस छोटा होता है, वॉन डेर वाल रेडियाई बड़ा होता है। इस वजह से क्या है कि इनका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ग्रुप 17 से। आयनाइजेशन एनर्जी, अब बेटा ये तो पता है कि फुली फिल्ड है तो इन्हें इलेक्ट्रॉन देना है, इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। अब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा हम पढ़े जा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव टर्म्स में है ना, तो जब नोबल गैसेस की बेटा जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है कि शेल के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन डालना है, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव साइन तभी लगता है कि रिलीज का होता है ये, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नोबल गैसेस को कोई इच्छा नहीं है कि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि फुली फिल्ड है। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन डालना है इनके ऑर्बिट में बच्चे, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ डालना है, पी तो पूरा फिल है ना, जैसे 3p में हमने डालना है, तो 3p तो 6 है, तो कहाँ डलेगा, एक्चुअली 3d में, अगला वाला खाली पड़ा हुआ है ना, वहाँ डल सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से अगर हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना है तो बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उल्टी, ठीक है ना। ऐसे तो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। एफिनिटी मतलब कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इसलिए 0, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। देखो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ऑफ द नोबल गैसेज इज पॉजिटिव। इसलिए एनर्जी चाहिए अगर हमने इलेक्ट्रॉन डालना है तो, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बहुत लो होता है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि कौन सी फोर्सेज होती हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेज होती हैं, जो तो बहुत वीक फोर्सेज है, ठीक है ना। तो वीक फोर्सेज है तो उनको तोड़ना भी ईजी है, तो इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, लो होता है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चे इंक्रीज करता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास से। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। अगर हम इनके किसकी बात करें, कंपाउंड्स की बात करते हैं कि ग्रुप 18 के कंपाउंड्स कैसे बने, तो अभी तक तो हमें ये पता था कि नोबल गैसेज तो बेटा ना ही कोई टेंडेंसी है रिएक्ट करने की, इनर्ट गैसेज हैं, कोई मतलब कंपाउंड फॉर्म नहीं करती हैं। लेकिन एन बार्टलेट थे, एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने एक्चुअली में कंपाउंड बनाया था, ऑक्सीजन को प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ ट्रीट किया बेटा और कलर्ड कंपाउंड बना। ऑक्सीजन को किसके साथ ट्रीट किया, उन्हें प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ बेटा, तो एक कलर्ड कंपाउंड बना, O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, इस तरह का एक कलर्ड कंपाउंड बना। तो वो सोचने लगे कि ऑक्सीजन और जीनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, बल्कि जीनोन की लेस देन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। जीनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बेटा कम है, तो क्या अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है तो क्या जीनोन का नहीं कर सकता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जीनोन का भी सेम रिएक्शन करा दिया प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, और जो कंपाउंड बना दैट इज Xe पॉजिटिव प्लेटिनम 6 नेगेटिव, और सच में रेड कलर का कंपाउंड उनको ऑब्टेन हो गया बेटा। वहाँ से लगा पता कि नोबल गैसेस भी रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि सिर्फ जीनॉन
और क्रिप्टॉन बेटा, इनकी ही कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। क्रिप्टॉन के बहुत कम हैं, ज़्यादा जो हमारे हैं वो किसके हैं, ज़ीनॉन के हैं बेटा। ठीक है, ओके। लेकिन बाकी हीलियम, नियॉन और आर्गॉन जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ज़ीनॉन भी सिर्फ किसके साथ कंपाउंड बनाएगा बेटा, या तो ऑक्सीजन के साथ या तो फ्लोरीन के साथ, क्योंकि दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ हैं। ठीक है, इसीलिए इनके साथ कंपाउंड बनाएगा, बाकी किसी के साथ इसके कंपाउंड अभी तक फाइंड आउट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो देखो कंपाउंड कैसे कैसे बने। अगर बेटा हमने ज़ीनॉन और फ्लोरीन को रिएक्ट करवाया इन द रेशो 2:1, मतलब ज़ीनॉन एक्सेस में लिया और फ्लोरीन कम लिया, मतलब ज़ीनॉन फ्लोरीन का डबल लिया हमने, 673 केल्विन टेम्परेचर रखा, तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनता है। क्या बनता है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, और अगर हम उल्टा करते हैं बेटा, फ्लोरीन एक्सेस में लेते हैं, जैसे ज़ीनॉन लिया और फ्लोरीन लिया 1:5 में, मतलब 5 गुना ले लिया फ्लोरीन, तो और 873 टेम्परेचर रखा, तो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा बेटा। ज़ीनॉन 2F2 1:5 लिया तो XeF4 बनेगा। ठीक है, 873 केल्विन टेम्परेचर पे। वैसे ही अगर दोबारा ज़ीनॉन लिया, फ्लोरीन ली और रेशो ली 1:20, मतलब 20 टाइम्स ज़्यादा लिया हमने फ्लोरीन, तो XeF6 बनेगा, और इस बार टेम्परेचर है 573 केल्विन। समझ आ गया आपको? ठीक है, सिंपल ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के लिए ज़ीनॉन एक्सेस में लिया था, फिर हमने फ्लोरीन एक्सेस में लिया। ठीक है, एक और तरीका है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड और ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड को बनाने के लिए, कि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड को अगर O2F2 के साथ रिएक्ट करें, O2F2 फ्लोरीनेशन करवा देता है बेटा। ठीक है ना, फ्लोरीन ऐड करवा देता है मतलब, तो XeF4 में O2F2 डाला तो क्या हो गया, XeF6 बन जाएगा, फ्लोरीनेशन हो जाएगी बच्चे इसकी। वैसे ही Xe में O2F2 डाला तो XeF2 बन जाएगा। ठीक है ना, 2 फ्लोरीन सीधा ही O2F2 जो है वो दे देगा। ठीक है, तो ये तो थे बेटा कंपाउंड्स। ठीक है, और बाकी अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।